जय हिंद प्यारे साथियों। आज का ये वीडियो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हिंदी विषय के लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अति लघुत्तरी प्रश्नों में कैसे लिखना है और क्या क्या चीज़ें लिखनी है यह थोड़ा सा समझ में कम आता है। तो इसलिए हमने डिटेल में उन प्रश्नों को कराया है और इन प्रश्नों का आप रिवीजन परीक्षा टाइम में कैसे कर सकते हैं उनको भी मैंने बेहतर तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित किया है, जिससे आप कम समय में इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं और उनके प्रकार बताइए। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसके द्वारा वक्ता, वक्ता का मतलब बोलने वाला या लेखक, अपने भाव विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करता है या व्यक्त करता है, तो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य किसे कहते हैं समझ में आया। अब सरल भाषा में सरल शब्दों में कहें तो आपको अगर यह ऑड लग रहा होगा तो उसको कह सकते हैं, शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य को मुख्यतः तीन आधारों पर प्रकार में बताया गया, मतलब जो वाक्य हैं इनके तीन आधार पर बांटे गए हैं। पहला है संरचना के आधार पर। तो आइए जानते हैं कि संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो संरचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार हैं। पहला है साधारण या सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया देखने को मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? साधारण वाक्य कहा जाता है। या ऐसे लिख सकते हैं, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेयक का मतलब मुख्य क्रिया हो तो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। रेखा पुस्तक पढ़ती है, ये क्या है? सरल वाक्य है। अब बात करें संयुक्त वाक्य की। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य किसी योजक शब्द जैसे और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा से जुड़े होते हैं, जैसे आंधी चल रही है और सड़क पर धूल उड़ रही है। यह जो योजक चिन्हों के द्वारा जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। अब बढ़ते हैं मिश्रित वाक्य की ओर। तो मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, मतलब एक मेन उपवाक्य हो और उस पर आश्रित कई उपवाक्य हों, तो उन्हें क्या कहा जाता है? मिश्रित उपवाक्य कहा जाता है। तो मिश्रित उपवाक्य होते कैसे हैं आइए समझते हैं। सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य मूर्ख है वह जानता है। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कई उपवाक्यों को एक उपवाक्य पर आश्रित करके कई उपवाक्य जोड़े गए हैं, तो ये क्या है? मिश्रित वाक्य है। अब जानते हैं कि क्रिया के आधार पर वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है कृतवाच्य। तो सबसे पहला पॉइंट है कृतवाच्य, जहाँ क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो और कर्ता की प्रधानता हो। मतलब जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता दिखाई जाती है वो कौन सा वाक्य है? कृतवाच्य है। जैसे मोहन घर जाता है, कौन जाता है? मोहन जाता है। प्रधानता किसकी है? कर्ता की है। अब बात करें कर्मवाच्य की, जहाँ कर्म की प्रधानता हो और क्रिया का संबंध कर्म से हो। कुल मिलाकर ऐसे कहना है, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है या क्रिया प्रधान होता है और क्रिया का संबंध कर्म से होता है। पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है। तो पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है, यहाँ कर्म की प्रधानता है। कर्म क्या है? पढ़ना। पढ़ी जाती है और किसका संबंध है? क्रिया से सीधा संबंध है। तो क्रिया से संबंध है, पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर मोहन की प्रधानता को नहीं दिखाया गया है, कर्म की प्रधानता को दिखाया गया है, इसलिए ये क्या है? कर्मवाच्य है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है भाववाच्य। भाववाच्य, जहाँ भाव की प्रधानता हो और क्रिया अकर्मक हो। भाव की प्रधानता हो और क्रिया क्या हो? अकर्मक हो। मुझसे चला नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या है? भाववाच्य है। अब अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है विधानवाचक, फिर वाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयबोधक,
संकेतवाचक वाक्य, मतलब आप जितने प्रकार की इच्छाएं जो मन भाव में उत्पन्न होते हैं वो सभी क्या हैं, वाक्य के प्रकार हैं। तो चलिए इसको याद कैसे रखेंगे, कम समय में हमें परीक्षा में जाना है तो हम कैसे याद कर लें ये सारी चीजें। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो पहला है वाक्य क्या है, शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। पहली लाइन, मुख्य आधार, संरचना और क्रिया और अर्थ के आधार पर। संरचना के आधार पर तीन प्रकार, सरल जिसमें एक क्रिया होती है, संयुक्त जिसमें योजक से जुड़े होते हैं दो वाक्य, मिश्रित एक मुख्य और एक आश्रित होता है। यही सारी चीजें मैंने बताया ना। देखिए इस शॉर्ट फॉर्म में इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जब आपको परीक्षा में जाने लगे तो बेहतर तरीके से रिवीजन करके जाएं। और अब क्रिया के आधार पर कृतवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। इस प्रकार से आप बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हैं। और अर्थ के आधार पर जैसा वाक्य का भाव हो, प्रश्न, आज्ञा, इच्छा आदि वही क्या है, प्रश्नवाचक, भाववाचक, निषेधवाचक, वही सब क्या है, अर्थ के आधार पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति के साधन का वर्णन कीजिए। मनुष्य द्वारा अपने विचार, भाव, भावनाओं और दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अभिव्यक्ति कहते हैं। मनुष्य के द्वारा अपने भाव विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभिव्यक्ति कहलाती है। अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है। अभिव्यक्ति के साधन कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला है मौखिक अभिव्यक्ति, किसी को अपने मन की बात बतानी है तो क्या करेंगे, या बोलकर बताएं या लिख कर बताएं। जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति। और यह भाषा का मूल रूप है। दैनिक जीवन में सबसे अधिक प्रयोग क्या होता है, मौखिक भाषा का उपयोग होता है। इसके अंग क्या क्या है, शुद्ध उच्चारण, उचित हाव भाव, बोलने में प्रवाह, शारीरिक भाषा। मतलब कुल मिलाकर इस प्रकार से बोलना चाहिए कि एक मास्टर जब विद्यालय में पढ़ाता है बच्चों को तो क्या करता है, सांकेतिक तरीके से हाथों को मतलब मुंह को, मतलब भाव भंगिमाओं को भी दर्शाता है कि वो किस परिस्थिति को बरसाने का प्रयास कर रहा है। तो यह सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, हमारी मौखिक अभिव्यक्ति को और बेहतर बनाती हैं। अनुकूल भाषा का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। मतलब अनुकूल भाषा का मतलब जिस भाषा में लोगों को समझ में आ रहा है उस भाषा का प्रयोग करना। वार्तालाप, भाषण, कहानी सुनाना, वाद विवाद आदि इसके उदाहरण हैं। मौखिक अभिव्यक्ति समझ में आई। बढ़ते हैं लिखित अभिव्यक्ति के बारे में। लिखित अभिव्यक्ति है क्या, जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जब हम अपने भाव विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। इस विचार को स्थायी रूप देने का सबसे उत्तम साधन है, अपने विचारों को स्थायी रूप देने का सबसे उत्तम साधन क्या है, लिखित अभिव्यक्ति है। इसके अंग क्या क्या हैं, सुंदर और स्पष्ट लिखावट। लिखित अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, सुंदर और स्पष्ट लिखावट में होनी चाहिए। मतलब सुलेख, सुलेख का मतलब ही होता है सुंदर लेख। सही वर्तनी का प्रयोग हो, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो, क्योंकि विराम चिन्ह ही क्या करते हैं, हमारे अर्थ को स्पष्ट करते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब कहेंगे कैसे, क्योंकि इसका फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बेहतर तरीके से हमने पढ़ा है और हर रोज आप लोगों के लिए एक नया बेहतर कंटेंट लाते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर रोज बेहतर कंटेंट मिलने वाला है जो तो चयन और व्याकरण के नियमों का पालन लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। मतलब जो लिख रहे हैं आप बोल दिए कैसे भी लोग समझ लेते हैं, लेकिन अगर अपने भाव को बेहतर और प्रभावी बनाना है तो उसमें व्याकरण की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, व्याकरण के तरीके से लिखा होना चाहिए। जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, कहानी लिखना आदि इसके उदाहरण हैं लिखित अभिव्यक्ति के। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं। स्मरण में अभिव्यक्ति विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है,
अभिव्यक्ति कहलाता है। अभिव्यक्ति के साधन या प्रकार कितने हैं? दो है, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में बोलकर, हाव भाव और शारीरिक भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लिखित में लिखकर सुंदर लेख और शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों के प्रयोग से हम अपने भाव विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और यह क्या होता है? स्थायी होता है। तो मतलब देखिए, उतनी सारी चीज़ों को मैंने इतने में समेट दिया है। इसलिए समेट दिया कि अगर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर रखते हैं और यह सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर में कई बार आई हैं, उन हम प्रश्नों को लिए हैं और देखिए एक भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से नहीं छूटने वाला है। अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में जो होता है, लघुत्तरी जो होता है ना, वो कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। इसलिए मैं यह डेवलप कर रहा हूँ आप लोगों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो शिक्षण की प्रक्रिया में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि शिक्षण उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त हुआ है। मतलब कुल मिलाकर मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन है जब शिक्षण विधि हो रही है। शिक्षण को प्रभावी बनाने का काम कौन करता है? मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन के बिना शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकती। शिक्षण मूल्यांकन यह बताता है कि जो शिक्षण प्रक्रिया, जिस उद्देश्य के लिए वो शिक्षण कराया जा रहा है, उसकी प्राप्ति कहाँ तक हुई है और क्या कमियां रह गई हैं और किस प्रकार से या शिक्षण देने में कमी रह गई है या शिक्षण लेने वाले में कमी रह गई। यह सारी चीज़ें, जानकारियां हमें किससे मिलती हैं? मूल्यांकन के जरिए मिलती हैं। यह केवल परीक्षा लेने तक सीमित नहीं है। हिंदी शिक्षण में इसका महत्व निम्नलिखित है। तो आइए समझते हैं कि मूल्यांकन का क्या महत्व है। तो छात्रों की प्रगति का ज्ञान, मैंने वही बताया ना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान कहाँ से मिलता है? मूल्यांकन के जरिए मिलता है। मूल्यांकन से शिक्षक यह जान पाता है कि छात्रों ने कितना सीखा है और उन्हें कहाँ कठिनाई हो रही है। उसके बाद में उचित मार्गदर्शन। उचित मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षक क्या होता है? एक बेहतर मार्गदर्शक होता है। छात्रों की कमियों, रुचियों, योग्यताओं की पहचान कर शिक्षक उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकता है। वही क्या है? उचित मार्गदर्शन है। शिक्षक के लिए भी जरूरी है शिक्षण विधि में सुधार। मूल्यांकन के परिणाम से ही शिक्षक को यह अपनी शिक्षण विधि की सफलता असफलता का पता चलता है। मतलब मैंने गणित सिखाते सिखाते बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा खेल विधि से गणित को सिखाते हैं। और खेल विधि कितना प्रभावी है, इसको कैसे पता करेंगे? जो मेरी शिक्षण विधि है वो कितना प्रभावी है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें मूल्यांकन करना होगा। जिसमें वो बेहतर है कि नहीं है, उसमें क्या सुधार करना चाहिए, इससे पता चलता है। तो मूल्यांकन का बहुत बड़ा रोल है। मूल्यांकन के बिना यह सारी चीज़ें, जो शिक्षण है वो क्या है? अधूरी है। शैक्षिक निर्माण लेने में सहायक, शैक्षिक निर्णय लेने में सहायक है। छात्रों को अगली कक्षा में भेजने, वर्गीकरण करने, विशेष शैक्षिक सहायता देने जैसे निर्णय मूल्यांकन के आधार पर लिए जाते हैं। मतलब उस बालक को क्या क्या कमियां रह गई हैं उसको निदानात्मक शिक्षण के जरिए पता करना, उपचारात्मक शिक्षण के जरिए उसका उपचार करना, फिर उसके बाद में यह निर्णय लेना कि उसको अगली कक्षा में जाने योग्य है या नहीं है। प्रेरणा एवं प्रोत्साहन। मूल्यांकन से छात्रों को अपनी प्रगति का पता चलता है, जिससे उन्हें और बेहतर के लिए करने के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा किसको मिलती है? मूल्यांकन से छात्रों की प्रगति का पता चलता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, इसका हम कैसे करेंगे? प्रश्नावली विधि से। जब आप लोगों को हम प्रश्न पूछेंगे तो हमें क्या होगा? आप लोग फीडबैक देंगे, तो फीडबैक से हमें पता चलेगा कि हम बेहतर तरीके से कितना पढ़ा रहे हैं और उन्हें बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। जब आप लोग मुझे भी कमेंट करेंगे, सर ये सारी चीज़ें नहीं बताइए, सर ऐसे करिए, तो मुझे भी क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है कि हम आपको बेहतर कंटेंट कैसे प्रोवाइड करें। तो अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल आ रहा हो, कुछ विचार आ रहे हों मेरे प्रति लेकर, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट करके तुरंत जाइए, पहले कमेंट करिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों के लिए रोज़ बेहतर नया कंटेंट ला रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो मुख्य बिंदु इसको याद रखना कैसे है, तो मूल्यांकन क्या है? सबसे पहले मूल्यांकन का मतलब होता है यह जानना है कि बच्चे ने कितना सीखा है। मूल्यांकन का अर्थ समझ में आया। अब जानते हैं कि मूल्यांकन क्यों जरूरी है। छात्रों के लिए, शिक्षक के लिए, स्कूल के लिए सभी क्या है, मूल्यांकन जरूरी है। अब दीपावली पर्व पर 8 पंक्तियां लिखिए। अगर आपको किसी भी त्योहार पर, अभी देखिए यह तो प्रश्न आ गया पहला 2022 में आया था, उसके अलावा एक और प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय पर्व पर आप 4 पंक्तियां लिखिए। तो मतलब इस प्रकार से कह सकता है कि 8 पंक्तियां लिखिए, 4 पंक्तियां लिखिए। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से आती है, इसमें माहिर है, लेकिन थोड़ा सा उसको लिखना कैसे है, किस तरीके से लिखना है, आइए उसको जानते हैं। दीपावली, जिसे दिवाली भी कहते हैं, भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। यह त्योहार दीपों का त्योहार कहलाता है और यहीं पर होली होता तो रंगों का त्योहार कहा जाता है, क्योंकि इस दिन हर जगह दीपक जलाए जाते हैं, हर जगह रंग गुलाल से लोगों को मिलकर हम खुशियां मनाते हैं। होली के लिए लिख सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? यह पर्व 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। यह त्योहार के अलावा इस अवसर पर लोग अपने घरों दुकानों की साफ सफाई करते हैं, जिन्हें रंगोली और लाइट से सजाते हैं। वहीं होली के लिए बोलेंगे कि हम लोग मिठाइयाँ बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, लोग आते हैं, खाते हैं और हम भी जाते हैं लोगों से मिलने। तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। शाम के समय में सभी लोग धन देवी लक्ष्मी, बुद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? वहाँ पर हम अपने बड़ों से मिलते हैं, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इस दिन नए कपड़े पहनते हैं। होली के दिन भी रंग गुलाल खेलने के बाद हम लोग नए कपड़े पहनते हैं और दीपावली के दिन भी। और ये सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। और मैं हर चीज़ को डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? क्या है? दीपों का त्योहार है, भारत का प्रमुख त्योहार है। क्यों मनाते हैं? भगवान राम अयोध्या से वापिस आए थे। कैसे मनाते हैं? साफ सफाई, दिया जलाकर, रंगोली बनाकर। क्या करते हैं? लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई उपहार बांटते हैं। संदेश क्या है? बुराई और अच्छाई की जीत की है। तो इतना शॉर्ट फॉर्म में मैंने जो 8 पंक्तियां लिखी हैं, इतना शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला प्रश्न है, लेखन में सुलेख का महत्व बताइए। तो लेखन में सुलेख का महत्व बहुत महत्व है। पीडी पटनायक के शब्दों में, निसंदेह ही लेखन में सुलेख का उतना महत्व है जितना भाषण में सुउच्चारण का। मतलब कह रहे हैं कि जितना, मतलब जो बोलने में सुउच्चारण का मतलब है, शुद्ध उच्चारण में जितना महत्व है, उतना सुलेख का महत्व है। किसमें? लेखन में। लिखने में किसका महत्व है? सुलेख का, सुंदर लेख का। सुलेख यदि शुद्ध नहीं होता है तो भाषा ज्ञान की स्थिति भी अधूरी कही जाती है। मतलब जिसकी सुलेख, मतलब जो उसने लिखा है, अगर वो सुंदर लिखा नहीं है तो उसके भाषा ज्ञान की स्थिति कैसी मानी जाती है? अधूरी मानी जाती है। लिखित कार्यों में शुद्ध लेखन का इसलिए महत्व है। लिखित कार्य में शुद्ध लेखन का इसलिए क्या है? महत्व है। अब इसको याद कैसे करना है, इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो सुलेख, सुलेख का अर्थ है सुंदर और शुद्ध लिखावट। महत्व क्या है? इसका महत्व भाषण में उच्चारण जितना ही है। जैसे बोलने में सुउच्चारण जितना है, सुंदर मतलब अच्छा उच्चारण, उतना ही लिखावट के लिए सुलेख हो। अगर लिखावट शुद्ध नहीं है तो भाषा का ज्ञान कैसा है? अधूरा माना जाता है। लिखित काम के लिए शुद्ध लेखन बहुत आवश्यक है। उतने सारी चीज़ों को मैंने छोटा करके बेहतर तरीके से पॉइंट वाइज आपको प्रोवाइड कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर और अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित समझाइए। मैंने हिंदी सब्जेक्ट का ना इतना बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया है, लगभग मैंने 3 वीडियो बनाया है। अगर आपने उन तीनों वीडियो को देख लिया, मैंने सीरीज भी कराया है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर भी कराया है, लेकिन अगर आप लोगों को मैं कहता हूँ ज़्यादा वीडियो नहीं, आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में अतिलघुत्तरी का और बहुविकल्पी का, यह तीनों वीडियो को कंप्लीट करके आप जाइए। लगभग आपको 1.5 घंटे देने हैं।
और मैं यह दावा करता हूं कि इससे ऊपर आपका प्रश्न नहीं आने वाला है। और अगर इस वीडियो को देख लीजिए, अभी मत फीडबैक दीजिएगा, पेपर दे के आइएगा, उसके बाद कहिएगा कि सर हाँ आपने बेहतर पढ़ाया था। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नहीं तो फिर ढूंढते फिरेंगे कि कौन सा चैनल था, क्योंकि हम बेहतर कंटेंट हर सेमेस्टर के लिए लाने वाले हैं। और तीसरे सेमेस्टर में कोई इतना फोकस नहीं कर रहा है जितना हम आप लोगों के लिए तीसरे सेमेस्टर वालों के लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई अलग चैनल हैं, जो बड़े चैनल हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके पास बहुत टीचर हैं, वो हर एक कंटेंट को बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास जितनी क्षमता है मैं उससे बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ, जितना मेरा सामर्थ्य है उससे ज़्यादा। बस आप लोगों को सपोर्ट दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया तो हम इसी प्रकार से और मेहनत करके आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट लाएंगे और लाते रहेंगे। मेरा काम है आप लोगों को बेहतर कंटेंट देना, इससे आपका विकास हो और मेरा भी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अ की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अ की तरह मतलब आगे। ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या शब्द में विशिष्टता ला देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। प्रो से पीछे, ऐसे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय भी समझ में आया, उपसर्ग भी समझ में आया। तो प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर क्या है? उपसर्ग का मूल शब्द पूर्व में जोड़ा जाता है। पूर्व का मतलब होता है, पूर्व का मतलब पीछे नहीं, पूर्व का मतलब होता है पहले जोड़ा जाता है। जैसे मूल शब्द लक्षण, उसमें अभी उपसर्ग जोड़ने पर क्या हो गया? अभिलक्षण हो गया। मतलब ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ को बदलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। अब प्रत्यय की बात करते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और शब्द के अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। जैसे मित्र में ता लग गया, मित्रता। पहलवान, पहल में क्या लग गया? वान प्रत्यय लग गया तो पहलवान हो गया। इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय, और यह सारी चीजें ना मैं आती लघुत्तरी में इतनी डिटेल के साथ बताया हूं कि आपका कोई भी पॉइंट छूटने वाला है ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर एक बार विजिट करिए। तो मुख्य बिंदु इसको याद कैसे रखना है। उपसर्ग, पहले के शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। जैसे अभिलक्षण, अभिलक्षण में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्यय, शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। जैसे मित्र में ता शब्द जुड़कर मित्रता बनाया है। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, बस इतने में ही। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के पठन क्षमता को विकसित करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला विधि है देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि में सबसे पहले यह बताया जाता है कि पहले बालक को वह चित्र दिखाया जाता है, उस चित्र के जरिए उसके नाम को जोड़ा जाता है। जैसे पहले दिखाया जाए सेब, चित्र में सेब के नीचे दिया हो सेब। तो इस प्रकार से जो पढ़ाई होती है, शिक्षण प्रदान किया जाता है, वो कौन सी विधि है? देखो और कहो विधि है। देखो और कहो विधि का सबसे बेहतर उदाहरण हमें प्रारंभिक स्तर पर मिलता है। जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं विद्यालय में तो बोला जाता है क से कबूतर, कबूतर से क बोला जाता है। मतलब क को किससे रिलेट किया गया? कबूतर से। क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर कैसी लिपि होती है? चित्र लिपि होती है। और चित्र को बच्चे कोई भी हो बेहतर तरीके से और लंबे समय तक याद रख सकता है। अगली विधि है अक्षर बोध विधि। तो अक्षर बोध विधि वही है जो मैंने बताया ना, कि चित्र के माध्यम से पहले अक्षर का बोध कराया जाता है। पहले क से कबूतर, ख से खरहा, गो से गमला, इस तरीके से पढ़ाने के बाद में उसे जब अक्षर का बोध हो जाता है तो फिर स्वर का बोध कराते हैं। स्वर के बाद में दोनों को जोड़ते हैं बिना स्वर वाले, जैसे घोर, नल, चल, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद मात्रा का परिचय कराया जाता है। वही क्या है? अक्षर बोध विधि है। अक्षर बोध विधि के बाद में आता है, बात करें कविता विधि की।
बच्चों को गायन और लय के साथ कविता सिखाकर पढ़ने की विधि क्या कहलाती है? कविता विधि कहलाती है। बच्चे शिक्षक की नकल करके जल्दी याद कर लेते हैं, हाँ, जिससे वह खेल खेल में शब्द और अक्षर भी पहचान लेते हैं। जब अंग्रेजी शुरुआत में पढ़ाया जाता है तो क्या, जैसे हिंदी में ही पढ़ाया जाता है तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो मतलब जब टीचर बोलता है तो बच्चे उंगली फेरते हुए चलते हैं, भले उसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उनके गायन लय के साथ में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं ना, वो जल्दी याद होती हैं। कभी भी गाना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, अचानक सुनते सुनते याद हो जाता है, क्योंकि वो लय के साथ चलता है, उसका बोध हो जाता है। उसी प्रकार से जब जब हम कहानी कविता विधि से उसी प्रकार से जब हम कविता विधि का इस्तेमाल करते हैं तो गायन के साथ साथ हमें शब्द भी याद जाते हैं और वह कविता भी याद हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं कहानी विधि की। तो कहानी विधि है क्या? पहले क्या किया जाता है कि जो कौवा प्यासा कौवे की कहानी है, तो सबसे पहले कौवा अकेला बैठा है, उसको चित्र में दर्शाया गया। चित्र के माध्यम से चित्र के माध्यम से जो कहानी बनाई जाती है वो, तो चित्र और चार्ट का उपयोग करके कहानी सुनाकर बच्चों को पढ़ाने की विधि क्या है? शिक्षक कहानी को वाक्यों के चित्रों के साथ पढ़ाता है, क्योंकि चित्रों के साथ कहानी को लंबे समय तक याद रखा जाता। आज डिजिटल बोर्ड हो गया, लोगों को पूरी कहानी दिखाई जा रही है, लेकिन पहले विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड नहीं था। डिजिटल बोर्ड न होने की वजह से क्या होता था, किताबों में चित्र दिया जाता था, उस चित्र को किताब चार्ट के सामने लगाकर, चार्ट लगाकर बच्चों को पढ़ाया जाता था। पहले कौवा प्यासा था, फिर प्यास बुझाने के लिए एक घड़े के पास गया, वहां पर पानी कम था, तो मतलब इस प्रकार से चित्र को देख दिखाते हुए और बताते हुए, इससे क्या होता है, पढ़ाई भी रोचक होती है और कहानी भी बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाता है। तो यह सारी विधियां हैं कहानी शिक्षण की उपयोगिता के बारे में। इस प्रकार से कहानी शिक्षण का उपयोग किया जाता है बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? योग ऋण शब्द पढ़ने से पहले हम पूरे शब्द के प्रकार को ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस बार योग ऋण शब्द आया है। यह फिक्स थोड़ी है कि इस बार योग ऋण शब्द पूछा है तो अगली बार कुछ और भी पूछ सकता है। तो इसलिए हम तीनों प्रकार को देखिए, औपचारिक अनौपचारिक, मैं जितने भी प्रश्न कराया हूँ ना, उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं उन सभी को एक साथ क्लियर करते हुए चलता हूँ, जिससे आप अपने पेपर में बेहतर कर पाएँ। क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों ने इतना मेहनत करके इतना समय तो वैसे ही डीएलएड में बर्बाद कर चुके हैं कि क्या कहें। पीएनपी ने इस तरीके से लोगों युवाओं को, जो शिक्षकों के स्तर को इस तरीके से खाया है यूपी सरकार ने, पूछिए मत। हर एक वैकेंसी की यही स्थिति है, शिक्षक भर्ती कोई भी बेहतर तरीके से नहीं आई। सोचिए 2018 की वैकेंसियां आई हैं प्राइमरी की, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। तो युवा कहाँ जाएंगे? वैसे सब लोग डीएलएड बीएड करके, बीएड से बीटीसी अलग हुआ तो तमाम बच्चे बीएड से बीटीसी में आए। तो उन बच्चों को थोड़ा सा सोचना भी चाहिए कि समय इस तरीके से बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि अगर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को बैक लगा तो अभी तो 3 सालों में जो पीएनपी आप लोगों का कंप्लीट कराने वाली है डीएलएड, वो 4 सालों का हो जाएगा। तो इसलिए फोकस करिए कि कम समय में जितना हो सके आप पढ़ाई करिए। और चीज़, जैसे अभी ग्रुप डी आया है, जो बच्चे हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कीजिए। मैं यही नहीं कहता कि इसके भरोसे बैठ कर रहिए, इसके भरोसे बैठे रहे तो पता नहीं कब कामयाब होंगे, पता लगता है कि आपकी उम्र बीत जाएगी इस डीएलएड टीचर बनने के खौफ में। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? तो योग ऋण शब्द रचना के आधार और बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला है ऋण शब्द। ऋण शब्द कहते किसे हैं? ये वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर टुकड़े कर दिए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यह शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घर। घर को अगर टुकड़ा कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा, जल को टुकड़ा कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा, कलम को टुकड़े कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए ऋण शब्द होते हैं वो एक साथ रहें, उनका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वही क्या है, ऋण शब्द है। अब बात करें यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं,
उनके टुकड़े किए जा सकते हैं और हर टुकड़े का अपना अर्थ होता है। जैसे पाठशाला, पाठ का अलग शब्द है, शाला का अलग शब्द है। रसोई घर, रसोई का अलग अर्थ है, घर का अलग अर्थ है। तो मतलब यौगिक जो शब्द होते हैं, इनके जो योग से बने हुए शब्द हैं, हर शब्द का एक अर्थ होता है। लेकिन रूढ़ शब्द में अगर आप इन शब्दों को, वर्णों को अलग कर देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। तो यौगिक शब्द भी समझ में आया, रूढ़ शब्द भी समझ में आया। अब बात करते हैं योग रूढ़ शब्द की, जो आपके परीक्षा में पूछा गया था। यह सबसे खास है। यह शब्द बनते तो यौगिक शब्दों की तरह हैं, दो शब्दों के मेल से हैं, लेकिन इनका अर्थ इनके टुकड़ों के अर्थ से अलग और कोई तीसरा विशेष अर्थ होता है। मतलब ये यौगिक शब्द की ही तरह बनते हैं, लेकिन जो इनका अर्थ होता है यह किसी और की ओर संकेत करता है। जैसे बात करें पंकज, पंक धन ज, पंख का मतलब होता है कीचड़, पंख का मतलब होता है कीचड़, ज का मतलब होता है जन्मा, कीचड़ से जन्मा। कीचड़ से जन्मा का मतलब कमल। यह कमल ही क्यों हुआ? कमल इसलिए हुआ क्योंकि यह केवल कमल की ओर ही संकेत कर रहा है, इसलिए क्या है यह योग ऋण शब्द है। पंकज कीचड़ से तो और चीजें, जलकुंभी भी वहीं कीचड़ में, और भी पौधे जन्मे हैं, लेकिन उनको तो पंकज नहीं कहा गया ना। पंकज क्यों कमल को कहा गया? क्योंकि यह योग रूढ़ शब्द है। क्यों? यह एक विशेष अर्थ की ओर स्पष्ट कर रहा है, केवल कमल की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए क्या है यह योग ऋण शब्द है। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करना है। ऋण शब्द, अकेला शब्द जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, वही क्या है? ऋण शब्द है। यौगिक शब्द, दो शब्दों के जोड़, दो टुकड़ों का अर्थ होता है। मतलब दो शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं और दोनों शब्दों का एक अलग अर्थ होता है, वही क्या है? यौगिक शब्द है। अब योग ऋण शब्द की बात करें तो योग ऋण शब्द जोड़ वाला शब्द का मतलब खास होता है, मतलब जोड़ से बनता है, लेकिन जो इसका अर्थ होता है यह विशेष के लिए होता है, किसी प्रसिद्ध नाम के लिए होता है। जैसे लंबोदर, लंबा पेट वाला। लंबा पेट वाला तो कोई हो सकता है, लेकिन लंबा पेट वाला किसको कहा जाता है? गणेश के लिए संकेत कर रहा है, इसलिए क्या है? लंबोदर क्या है? योग ऋण शब्द है। यह समास में भी आएगा, बहुब्रीहि समास को ही ऐसा समझिए, बहुब्रीहि जो समास है वह योग ऋण शब्द ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अनौपचारिक औपचारिक भाषा से क्या तात्पर्य है? अनौपचारिक भाषा जिसमें नियम की बद्धता नहीं होती, समय की बद्धता नहीं होती, भाषा की बद्धता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक भाषा कहते हैं। वह भाषा जिसके पीछे कोई औपचारिक या वैधानिक बाध्यता न होकर प्रयोगात्मक बाध्यता होती है। मतलब केवल काम को ध्यान में रखा जाता है, व्यक्ति अपने हृदय के भाव विचारों को व्यक्त करने उद्देश्य से उसका उपयोग करता है, वही क्या है? औपचारिक भाषा है। प्रयोग इसका कहाँ है? इसका उपयोग अपनी मर्जी से अपने मन की बात कहने के लिए लोग करते हैं, अपने दोस्त के साथ, परिवार के साथ जिस भाषा का उपयोग करते हैं वही क्या है? अनौपचारिक भाषा है। औपचारिक भाषा जिसमें नियमबद्धता हो, समयबद्धता हो, स्थान की बद्धता हो, वो कैसा है? औपचारिक है। औपचारिक भाषा कहते किसे हैं? औपचारिक भाषा से होता है जो वक्ता द्वारा औपचारिकता बोली लिखी जाती है, औपचारिकतावश बोली जाती है और लिखी जाती है। जैसे कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं, पुस्तकालय में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो वहाँ की एक भाषा अलग होती है। आप जो घर पर भाषा बोल रहे हैं वो भाषा वहाँ पर उपयोग नहीं करते हैं। उनके पीछे औपचारिक बाध्यता, नैतिक बंधन होता है, अर्थात किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में बधी होती है। प्रयोग इनका निश्चित और खास परिस्थितियों में ऑफिस, प्रार्थना पत्र लिखने में किया जाता है। मतलब जहाँ पर ऑफिशियल काम होता है वहाँ पर क्या होता है? औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है, और जहाँ पर अनऑफिशियल जैसे घर हुआ, परिवार हुआ, दोस्त हुआ, वहाँ पर अनौपचारिक भाषा का उपयोग होता है। जो विद्यालय है क्या है? औपचारिक है। और जो मोबाइल पर शिक्षण प्रदान किया जा रहा है, यह औपचारिक अनौपचारिक दोनों में आता है, जिसे नरौपचारिक भी कहते हैं। हाँ, इसमें कुछ नियमबद्धताएं भी होती हैं, इसे नरौपचारिक, जिसमें कुछ नियम हो, कुछ फ्री छोड़ दिया जाए, वो क्या है? नरौपचारिक है। तो ये जो शिक्षण आपको मोबाइल पर दी जा रही है क्या है? नरौपचारिक है। और औपचारिक में पूरी तरीके से समयबद्धता, स्थानबद्धता, भाषा की बद्धता जैसे विद्यालय में होता है, वो क्या है? औपचारिक है। भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या है? भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले टीएलएम, टीचर लर्निंग मटेरियल, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। श्रव्य दृश्य में क्या आता है?
आजकल जो डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं वो क्या है, श्रव्य दृश्य हैं। उपयोगिता यह है इसके माध्यम से बच्चे अच्छी तरीके से शिक्षण कर पाते हैं। वही बताया ना मैंने, जो चार्ट के जरिए पढ़ाया जाता था वही अब बेहतर तरीके से किसके जरिए, प्रोजेक्टर के जरिए या डिजिटल बोर्ड के जरिए पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चों को बेहतर तरीके से चित्र के माध्यम से कहानी तुरंत याद हो जा रही है। यह चित्रों को देखकर और सुनकर बिंदु पहचान लेते हैं, मतलब चित्रों के माध्यम से जब कोई चीजें पढ़ाई जाती हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण बताइए। तो आइए जानते हैं कि क्रिया क्या है। वे शब्द जिनके किसी कार्य का होना करना पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। जैसे वह आदमी है, वह पाठ पढ़ती है। तो है शब्द होने का बोध होता है और पढ़ती है शब्द से पढ़ने का बोध होता है, तो अतः शब्द क्रिया है। पढ़ना क्या है, शब्द क्रिया है। धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ती है क्रिया है और मूल रूप क्या है, पढ़। तो धातु में ना प्रत्यय लगने जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पठ धातु में ना जोड़ दिया जाए तो पढ़ना हो गया। पठ धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या है, पढ़ना है। और पढ़ना क्या है, सामान्य क्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हास्य रस का उदाहरण। हास्य रस है क्या, खुशी। हास्य रस कहाँ है, जहीं दिसी बैठे नारद फूली। जहीं दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलोकहि भूली। पुनि 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 मुन उकिसाम उकसहि अकुलानी, देखि दशा हर मन मुस्कानी। मतलब जब नारद भगवान शादी की मन में लालसा उठी तो लक्ष्मी से शादी करने की इच्छा से वो क्या गए, भगवान विष्णु से वर मांगे कि हमें वरदान दीजिए कि ऐसा मुख प्रदान कीजिए जैसा आज तक इस सभा में किसी का न हो। तो उन्होंने उनका मुख बंदर का बना दिया और वो सोच रहे हैं कि भगवान विष्णु ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरा ऐसा मुख है कि ऐसा मुख है कि इस सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं ऐसा सुंदर वर्ण मुख किसी का नहीं है। और इसीलिए क्या करना है, जहीं दिश बैठे नारद फूली, मतलब जिस दिशा में नारद अभिमान के साथ मैं सुंदर हूँ बैठते थे, सो दिशि तेहि न बिलोक कहीं भूली। मतलब उस दिशा में लक्ष्मी जी क्या कर रही थी, गलती से भी नहीं देख रही थी। पुनि पुनि मुन उकसाहि अकुलानी। पुनि पुनि मुनि उकसाहि अकुलानी, मतलब मुनि क्या कर रहे थे, पुनः उकसाते थे, जाते फिर सामने बैठ जाते तो फिर वही मन मोड़ लेती। देखी दशा हर मन मुस्कानी। इस दशा को, नारद की इस दशा को देखकर हर लोग मुस्कुराने लगे। तो यही क्या है, हास्य रस है। यहाँ पर नारद विवाह के लिए कितने उत्सुक हैं। प्रश्न है, भक्ति और वात्सल्य रस में क्या अंतर है, कोई उदाहरण दीजिए। भक्ति और वात्सल्य, भक्ति जो रस है यह भगवान के प्रेम में जो रस उमड़ता है, व्यक्ति के अंदर जो प्रेम उमड़ता है वही क्या है, भक्ति रस है भगवान के लिए। और जो पुत्र के लिए, जो पुत्र पुत्री के लिए मन में प्रेम उमड़ता है वही क्या है, वात्सल्य रस है। भक्ति रस में परमात्मा विषय प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट होकर रस निष्पत्ति करता है, जबकि वात्सल्य रस में पुत्र बालक शिष्य अनुज आदि को देखने पर प्रति स्नेह विभाव आदि परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस की निष्पत्ति करता